अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आप मेरे पास आए तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे हम कोशिश करेंगे उन सारी बारीकियों को आज बताने के लिए कि कैसे हम जब इंडिया से अब्रॉड जाते हैं, विदेश में तालीम हासिल करने के लिए, वो चाहे MBBS की हो या फिर अदर कोर्सेज हैं जैसे MBA है या कोई LLM करने जाता है। मोस्टली बच्चे MBBS के लिए वहाँ जाते हैं, तो उन्हें कौन कौन से प्रोसीजर अपनाने चाहिए, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उनके सामने आती हैं और किन किन सावधानियों को उन्हें बरतना चाहिए। सर सबसे पहले तो आप यही बात बताइए कि मेवात से इतनी सारी बड़ी तादाद में बच्चे बाहर ट्रेवल क्यों कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए? सलमान भाई, ये बेसिकली मेवात के बच्चे ही नहीं हैं जो बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में एक ये सिलसिला है विदेश से तालीम हासिल करने का। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे मेवात से भी जा रहे हैं। हम देखते हैं बाकी अदर देन जो मेवात हरियाणा, उसके बहुत सारे बच्चे आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा मिलेंगे। इवन पाकिस्तान का तो ये समझो 70-80% बच्चा जो है अब्रॉड में क्या वजह होती है कि जो बच्चे विदेशों में एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं? देखो, सबसे पहले तो विदेशों में एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई वहाँ जो हमारे इस इलाके के मुकाबले वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, तो इसलिए हम वहाँ बेहतर तालीम हासिल करेंगे, ये जाएंगे। लेकिन MBBS इससे बिल्कुल अलग हटके है। MBBS के लिए क्यों जाते हैं ये अलग मसला है, और बाकी तालीम के लिए क्यों जाते हैं ये अलग मसला है। MBBS के बारे में बताइए कि MBBS में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे क्यों आ रहे हैं? MBBS में इतनी तादाद में बच्चे बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा एग्जाम है, अब तक हिंदुस्तान में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा तादाद है वो वाहिद एक एग्जाम है, उसका नाम है नीट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है नीट, उसमें अभी 2024 में 24 लाख बच्चे अपीयर हुए। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है। और टोटल सीट्स कितनी होती हैं? टोटल सीट्स जो है वो 55,000 सीट तो गवर्नमेंट्स की हैं और 55,000 सीट जो है प्राइवेट कॉलेजेस की हैं। 1 लाख सीट होती है, 1,10,000 सीट है टोटल, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला। बच्चों ने एग्जाम दिया 24 लाख में और सीट है हमारे पास 1,10,000। ठीक है, अब 1,10,000 में सबसे बड़ी बात यह है कि जो 55,000 सीटें हैं वो गवर्नमेंट की हैं। वहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सीट मिल जाएगा। और इसमें क्या होगा, जनरल कैटेगरी में आप कम से कम आप जब 25-26 हजार रैंक तक स्टैंड करेंगे। अब इस साल जैसे में हमारा जो प्रेडिक्शन है एज ए काउंसलर, तो हम बताएंगे कि 26,000 जिनकी रैंक है ऑल इंडिया में, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और SC में जो है लगभग आपको 1.5 लाख तक, और ST में जो है लगभग आपको 2 लाख रैंक जिन बच्चों की, उन बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब इससे आगे जो बच्चे हैं 24 लाख में 2 लाख रैंक तक आपको सीट मिली, और OBC में 26,000 तक, वो बच्चे कहाँ जाएं? सही बात। वो सीधा फिर रुख करते हैं कहाँ का? प्राइवेट कॉलेजेस का। अब प्राइवेट कॉलेज में मान लो हम कहीं भी जाएं, मिसाल के तौर पर हरियाणा के अंदर 7 प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके अंदर 14 लाख तो फीस है ईयरली। ठीक है, एक साल की 14 लाख। 14 लाख। अच्छा, उसके अलावा 3 लाख आपका हॉस्टल है। कितने हो गए? 17 लाख हो गए। 1 लाख रुपए कम से कम आपका मिसलेनियस चार्ज आता है, एग्जामिनेशन फीस आता है, 18-19 लाख हो जाता है। तो ये सीधा सीधा आपका 80-85 लाख चला जाता है, मतलब 1 करोड़। हाँ, मतलब 80 लाख से 1 करोड़। मिसाल तौर अल्फला यूनिवर्सिटी है हमारी, अल्फला की फीस आज है 16,37,500 रुपए ट्यूशन फीस। 2,93,000 हॉस्टल फीस और एग्जामिनेशन फीस और बाकी अदर चार्जेस अलग है। ये लगभग इस साल जो इसका बजट जा रहा है वो 91 लाख के आसपास जा रहा है। जब इतना भारी अमाउंट जो होता है, बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं MBBS करूं, और वो 2-3 साल वहां लगा के आता है। कहां पर? कोटा के अंदर, सीकर के अंदर। तो उसके दिल में एक जहन में एक बात आ जाती है, मुझे तो MBBS ही करना है। हम कई बार उसको एडवाइस करते हैं कि बेटा MBBS की कोई जिंदगी नहीं है। आप BMS भी कर सकते हैं, आप BDS भी कर सकते हैं, आप BHMS भी कर सकते हैं, आप BUMS भी कर सकते हैं, आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। मेडिकल में बहुत सारे स्कोप, आप कहीं जा सकते हैं। लेकिन कई बार एक बच्चों के अंदर फेनोमेना आ जाता है कि मुझे तो MBBS ही करना है। फिर ऐसे बच्चे रुख करते हैं विदेश का। विदेश में क्या है, हिंदुस्तान के मुकाबले थोड़ी सस्ती पढ़ाई होती है, तो इसलिए बच्चे विदेश जाना रुक करते हैं। एवरेज कितना खर्चा आ जाता है विदेश में एज कम्पेयर टू इंडिया? विदेश में जो खर्चा आता है सलमान भाई, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग खर्चा है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो है प्रीफर करते हैं। मेरे से भी कोई पूछेगा अगर विदेश का प्रीफर कर जाए तो सबसे पहले आप किस कंट्री की बात करेंगे? मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं 2 कंट्रीज को प्रीफर करूंगा सबसे पहले, या तो बांग्लादेश जाए या आप नेपाल जाए। ये सबसे बेस्ट कंट्री है मेरी राय में, बांग्लादेश MBBS के लिए। अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई हम बच्चों को MBBS कराना चाहते हैं, हम कहते हैं भाई अगर अल्लाह ने आपको पैसा दे रखा है तो आप हिंदुस्तान से कराओ। अगर हिंदुस्तान में पैसा आपको नहीं दे रखा तो आप सबसे पहले बांग्लादेश जाओ। अभी हो सकता है थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में चल रहा है, ये भी आया है। आपने अभी बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए एक खास शर्त होती है शायद कि गैप ईयर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूंगा, अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी देश के अंदर एडमिशन लेने जाएं तो पहले उस कंट्री की एलिजिबिलिटी आप जरूर क्लियर कर दें कि उस देश की, हर देश की अलग एलिजिबिलिटी है। जिस भी कंट्री की बात करें
उस जिस भी आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं या डायरेक्ट जा रहे हैं या एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो पहले आप उस कंट्री की एलिजिबिलिटी क्लियर करें उस कंट्री के लिए। दूसरे नंबर पे क्या है, आप एनएमसी, इंडिया के अंदर पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब है एनएमसी। 18 नवंबर 2021 के बाद एनएमसी बन गई है। एनएमसी की जितनी भी गाइडलाइन है वो जरूर आपको क्लियर करनी है कि एनएमसी की ये कंट्री या ये कॉलेज जिसमें मैं जा रहा हूं वो एनएमसी की गाइडलाइंस को पूरा करता है कि नहीं करता। अब आती है बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो है एलिजिबिलिटी के एक अलग ही क्राइटेरिया है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं अपने सलमान भाई के दर्शकों को और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। पहली एलिजिबिलिटी बांग्लादेश में यह है कि बांग्लादेश जो है सिर्फ और सिर्फ या तो करंट ईयर का पास आउट होना चाहिए या लास्ट ईयर का पास आउट होना चाहिए। जैसे आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे ने 12th क्लास जो है या तो 2024 में पास किया हो या 2023 में पास किया हो। ऐसे ही 10th या तो 2020 में पास किया हो, 10th 2021 में पास किया हो और 12th 2023 में, और 10th ही 2022 में और 12th 2024 में। ये बिल्कुल करंट ईयर या करंट ईयर से जस्ट बाद का होना चाहिए। बाकी किसी भी देश में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, उनमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उधर गैप ईयर नहीं होना चाहिए, सिंगल गैप ईयर। हाँ। सिंगल एक साल, या तो करंट ईयर का पास आउट हो या पिछले साल। और यही नहीं 2-4 साल का गैप नहीं, अगर आपने 2022 में भी 12th किया है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है बांग्लादेश में एडमिशन लेकर। अगर कोई आदमी आपसे ऐसा कहता है कि मैं करा दूंगा, वो फ्रॉड कर रहा है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है। बांग्लादेश में क्या है साथियों, 10th क्लास जो है दुनिया में कहीं भी हम एमबीबीएस करने के लिए जाएंगे 10वीं क्लास के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। 12th के मार्क्स देखते हैं, पीसीबी में 50%। लेकिन बांग्लादेश वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो 10th के मार्क्स भी देखता है। आपके 10वीं क्लास में 60% होने लाजमी है, फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। अच्छा, दूसरे कंट्री जैसे हमारा इंडिया है या कजाकिस्तान है या किर्गिस्तान है, ठीक है, या जॉर्जिया है, अर्मेनिया, वो कहते हैं पीसीबी में 50% चाहिए। लेकिन बांग्लादेश इस बात को नहीं मानता। बांग्लादेश कहता है 12th में 60% 10th में चाहिए, 60% 12th में चाहिए और बायो में अलग से 60 नंबर चाहिए। कई बच्चों के 81% नंबर आ गए, बायो में 59 नंबर है। हाँ, ठीक है, वो नहीं होता। अभी हमने क्या है, हमारे सामने एक मसला आ गया था पिछली साल ही। हमने अपने सीएम मुख्तियार अहमद है, कामा वाले, इनकी सिस्टर रिजवाना को हमने बांग्लादेश भेजा। तो हमने पहले प्लान बना लिया था, मुख्तियार और हम दोस्त हैं, तो हमने क्या किया, लड़की के क्या है टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं तो क्या करें सरफराज भाई, मैंने कि तो अब्रॉड भेज देते हैं। तो मुख्तियार ने कहा अब्रॉड भेजेंगे लेकिन हम बांग्लादेश भेजेंगे। तो हमने पहले प्लान बना लिया कि बांग्लादेश भेजना है, उसकी तैयारी सारी कर ली। लेकिन जब रिजल्ट आया इत्तिफाकन से रिजवाना के 59 मार्क्स आ गए उसमें, बाकी सब में 88, 89, सब में 80+ और बायो में नंबर आ गए कितने, 59। यार ये तो बहुत बुरा हो गया, क्या करें। मन की भाई एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है। फिर हमने तुरंत क्या करा, उसका रिवोल्यूशन इंप्रूवमेंट का एग्जाम फॉर्म भरा, इंप्रूवमेंट की डेट भी निकल गई। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। मैं और मुख्तियार दोनों, फिर यार डेट निकल गई, क्या करें। फिर मेरा एक दोस्त है भिवानी बोर्ड में, सलीम, जींद का है वो। मैंने सलीम को फोन करा, यार सलीम ये ऐसे हमारी सिस्टर का मसला, ये तो डेट निकल गई, इसमें क्या करें, और 60 नंबर लाजमी है। उसने कहा सरफराज भाई आप यहाँ पे आइए, एक एप्लीकेशन लगाइए सेक्रेटरी के पास में, क्या ऐसे हमें यहाँ हमारा एडमिशन हो रहा है। उस कॉलेज से आप एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मंगवाइए। और प्रोविजनल एडमिशन लेटर मंगवाने के बाद आप क्या काम करिए, यहाँ एप्लीकेशन लगा कि एडमिशन होगा, एलिजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है और हमें ये फॉर्म अप्लाई करा। हम दोनों भिवानी बोर्ड गए। भिवानी बोर्ड जाने के बाद हमने वहाँ एक एप्लीकेशन उसके पास लगाई, सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी ने उसको अलाउड किया, फिर हमारा इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा गया, यहाँ एग्जाम हुआ और माशाल्लाह उसके 64 मार्क्स आ गए। आज वो कुमुदनी वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश के अंदर, वहां से एमबीबीएस की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है माशाल्लाह एमबीबीएस। फिर आपके जानने में कोई ऐसा बच्चा हो जो किसी एजेंट के थ्रू बाहर फंस गया हो और बाद में उसे उसके एडमिशन रिलेटेड या फिर कुछ और दिक्कत सामने करनी पड़ी हो? फिलीपींस के ऊपर ही बात करते हैं। 18 नवंबर 2021, इससे पहले एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 18 नवंबर 2021 को बन गई एनएमसी। एनएमसी ने अपनी गाइडलाइन जारी करी। एनएमसी की सबसे पहली गाइडलाइन क्या थी साथियों, सबसे पहली गाइडलाइन ये थी कि मिनिमम स्टडी जो आपकी है वो 54 मंथ की होनी चाहिए, 54 महीने की। 54 महीने इंडिया में 54 महीने की तो एमबीबीएस की स्टडी अदर देन इंटर्नशिप आपकी स्टडी जो है 54 महीने की होनी चाहिए। अच्छा, और इससे पहले ये गाइडलाइन नहीं थी। इससे पहले आप कितनी भी स्टडी करके आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब मसला क्या है, फिलीपींस जो है वहां जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो है 48 महीने की, यानी कि 4 साल की। अच्छा, ठीक है। और इंडिया ने गवर्नमेंट ने नियम कर दिया, क्या कर दिया कि 5 साल का होना, 4.5 साल का 54 महीने की स्टडी। अभी एक बच्चा किसी एजेंट के थ्रू गया, दिल्ली वाले के थ्रू, और वो कहां पहुंच गया, फिलीपींस पहुंच गया। फिलीपींस में उसने एडमिशन लिया। एडमिशन लेकर जब उसका एडमिशन वहां हो गया तो उसे पता लगा कि यहाँ स्टडी जो है
कितने के 48 मंथ्स के, और इंडिया गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम स्टडी जो होनी चाहिए 4.5 साल की। ये 2018 नवंबर 2021 मतलब 2022 के बैच की बात करो आप, उससे पहले किसी ने करी कोई दिक्कत नहीं है, ये 2022 के बैच के बाद की बात है। अब वो बच्चा वहां फंस गया, और बहुत हमारे जाने माने साथी का बेटा है, वो नाम तो मैं खैर नहीं लूंगा, और वहां जाके वो फंस गया। तो उसने कही, उसके फादर का मेरे पास कॉल आया, मन की बिल्कुल जी एनएमसी की गाइडलाइन है, हमने गाइडलाइन निकाल के प्रिंट दिखाया उसको कि इसमें 54 महीने की मांगते हैं, जबकि फिलीपींस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलीपींस हमारे लिए अपने नियम क्यों बदलेगा, उसके अपने कंट्री के नियम है, हमारे कंट्री के अपने अलग नियम है। तो फिर क्या है, उस बच्चे ने बेचारे ने 1 साल की फीस भर दी, और उसका वो साल खत्म हुआ, अगले साल वो आया, और अभी वो कजाकिस्तान के साउथ कजाकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी जो वहां पे स्टडी कर रहा है। जैसे अभी एक बच्चे ने क्या काम, एनएमसी की गाइडलाइन क्या आ गई है, एनएमसी की गाइडलाइन ये आ गई है कि जैसे पिछली बार यूक्रेन में दिक्कत हो गई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने यूक्रेन से ट्रांसक्रिप्ट लेकर उज्बेकिस्तान चले गए, कजाकिस्तान चले गए, कोई रसिया चला गया, दूसरे कंट्री में चला गया। अब एनएमसी ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है, 2022 के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, 2022 के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, और फिर वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अगर ट्रांसक्रिप्ट लेकर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो इंडिया गवर्नमेंट उसकी डिग्री को नहीं मानेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट अलाउड। जिसमें आपने एडमिशन लिया है 2022, उसी से आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। अब उस बच्चे ने ताशकंद में उज्बेकिस्तान में एडमिशन ले लिया, उसका कोई मसला हुआ, मेरे पास तो जब आया, जब मसला अटक गया। मसला क्या अटक गया, उन्होंने फिर वहां से ट्रांसक्रिप्ट लेकर, ये आज से 4-5 दिन पहले की बात है, तो अब वो बच्चा मेरे पास आया कि सर ऐसे हमने इसमें फर्स्ट ईयर कर लिया, 3rd सेमेस्टर में हम पहुंच गए, और हम अब आपकी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं कि इसमें। मैंने उसका देखा, उसने ट्रांसक्रिप्ट ले रखा, ट्रांसक्रिप्ट भी उसने किर्गिस्तान का ले रखा था। फिर मैंने उसके पेरेंट्स को अच्छी तरह समझाया, उनको बताया कि भाई ये क्या है, ऐसा तो अलाउड है ही नहीं, अब तो ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल बंद हो गया है, दूसरे जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उस यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। अब उसका क्या है, वो साल भी खराब हो गया बच्चे का, और जो फीस गई वो बंद हो गई। फिर मैंने उनको जो एम्बेसी का लेटर था वो बाकायदा दिखाया। हर कंट्री की एम्बेसी जो होती है अपनी वेबसाइट पे डालती है, तो मेरी तो पेरेंट्स से यही दरखास्त है, अगर आप कहीं भी एडमिशन लें तो क्या काम करें, जो आपको आपका एजेंट है या कॉन्ट्रैक्टर जो ऑफर लेटर आपको देता है, उस ऑफर लेटर को व्हाट्सएप से, मेल से उस यूनिवर्सिटी की मेल पे डालो, और वहां से चेक कराओ, उनसे वेरीफाई कराओ कि ये जो आपने ऑफर लेटर हमें दिया है कि ये सही है या गलत है। और दूसरा क्या है, एनएमसी की जो गाइडलाइन है उनको मांगो उससे, किससे, जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप जा रहे हो, कि एनएमसी, सबसे बड़ी बात है एनएमसी की गाइडलाइन, कि एनएमसी की गाइडलाइन को पूरा करता है कि नहीं करता। एनएमसी की मोटी गाइडलाइन है, नंबर 1 तो स्टडी जो है 54 महीने की होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस कंट्री से आप कर रहे हो उसी कंट्री में जाके आपको 1 साल का इंटर्नशिप करनी है, उसी कंट्री में। अच्छा। अब बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं वो इंटर्नशिप अलाउड नहीं कर रहे। अब कॉलेज वाले कहते हैं हम इंटर्नशिप करा देंगे, आप कॉलेज की बात को बिल्कुल मत मानो, आप यूनिवर्सिटी की बात को बिल्कुल मत मानो, आप एजेंट की बात को बिल्कुल मत मानो, आप उस देश की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाओ। मिसाल के तौर आपको कजाकिस्तान में जाना है बच्चे को, और मैं कहता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी 54 महीने की तो 60 महीने की स्टडी कराती है और 1 साल की इंटर्नशिप कराती है। और इस बात को आप मेरी को मत मानो, आप क्या काम करो, कजाकिस्तान की एम्बेसी पे जाओ, उस पर वेब सब जानते हैं, गूगल पे जाके, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है किसी पढ़े लिखे से बात करें, और जब जाके उस पर सर्च करें, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि आपका एमबीबीएस प्रोग्राम आप कैसे करवाते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो एक और तरीका मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी है एक, वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी, उस पे आप जाइए। वर्ल्ड मेडिकल डायरेक्टरी पे आप जब जाओगे तो उस पे पूरे कंट्रीज का आपको सिनेरियो दिखेगा। उसमें आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो उसको क्लिक करेंगे, आप मान लो आप इंडिया में जा रहे हैं या आप कजाकिस्तान जा रहे हैं, कजाकिस्तान जैसा आप क्लिक करोगे तो कजाकिस्तान के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी उसके अंदर दिखेंगी। फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें प्रोग्राम आ जाएंगे। प्रोग्राम आप जौन सा करना चाहते हो एमबीबीएस, फिर आप एमबीबीएस को क्लिक करो। जैसे आप एमबीबीएस को क्लिक करोगे तुरंत आ जाएगा कितने महीने की स्टडी है, कितने महीने की इंटर्नशिप है, क्या है, कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं कि हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, रसिया में पढ़ाते हैं, वो टोटल डिटेल है। तो हम ये काम तो होता है एजेंट का, क्योंकि माँ बाप अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं है, वो जानते नहीं है। ये काम तो है हमारा, हमें उनको ये पूरी गाइडलाइन बतानी चाहिए कि ये एलिजिबिलिटी है, ये आपका बच्चा है। हमारे पास कोई बांग्लादेश का बच्चा आता है 2022 का, हम साफ मना कर देते हैं, जानकारी होना। बांग्लादेश में कितना खर्चा आता है सर? हाँ, एक बांग्लादेश के बारे में बहुत सारे लोगों के ये थोड़ा सा एक बहम है कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जबकि बांग्लादेश में ज्यादा खर्चा मेरे हिसाब से नहीं आता। जो परले कंट्री है, मान लें जो रसिया के कंट्री जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है या रसिया है, वहां का जो बाहर का खर्चा लगाएंगे तो लगभग जब आएंगे तो लास्ट में के बांग्लादेश वो बराबर पड़ जाएगा। बांग्लादेश में जो शुरुआत होती है वो होती है 30 लाख से विद हॉस्टल, फर्स्ट ईयर की टोटल कोर्स की। अच्छा। टोटल कोर्स की जो टोटल कोर्स है 30 लाख से शुरू होती है और 50 लाख तक जाती है। बांग्लादेश में सबसे कम बजट का जो कॉलेज है बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज है, जिसकी $33,000 फीस है। 33,000 को आप अगर मल्टीप्लाई कर लें 83-84 से, लगभग 27-28 लाख ये बनेगा आपका, और ये विद हॉस्टल है। और इसके अलावा आपका
खाने का बच गया 3,000 रुपया पर मंथ। 1,60,000 महीने आपने हो गए तो 3,000 रुपये पर मंथ से वो हो गया 1,80,000 और 1,70,000 आपका एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, कुल मिला के आपका 30-31 लाख रुपए ये बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज सबसे कम बांग्लादेश का। अच्छा, जो कजाकिस्तान बच्चे जाते हैं ये तो शायद हॉस्टल नहीं लेते हैं ना उधर? जो कजाकिस्तान में जाते हैं या रसिया में जाते हैं या किर्गिस्तान में जो बच्चे जाते हैं, जो मतलब रशियन कंट्रीज में जाते हैं सेंट्रल एशिया में, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर हॉस्टल कंपल्सरी रहता है क्योंकि बच्चा उस देश के लॉ एंड ऑर्डर नहीं जानता, उसके कानून नहीं जानते, वहाँ रहना कैसा है। उसके बाद फिर बच्चे की विश है, वो चाहे तो हॉस्टल में रहे, वो चाहे तो बाहर रहे। एक बात और बताओ कि इतने सारे बच्चे कजाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फेवरेट मान रहे हैं आजकल, और मैं वहाँ का एक बड़ा तबका जो MBBS स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पढ़ रहा है, कजाकिस्तान को फेवरेट क्यों माना जा रहा है आजकल? बहुत सारे कंट्री जहाँ पे बच्चे जाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ बांग्लादेश बहुत अच्छा, बांग्लादेश जाना चाहिए, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, तो माँ बाप को बड़ा ये होता संशय कि भाई हम बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, बच्चा कैसे रहेगा, क्या हमारी सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा इशू है इसके लिए। अब कजाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रीफर क्यों कर रहे हैं? हमने देखा बच्चे यूक्रेन गए, बहुत अच्छा चल रहा था यूक्रेन, और स्टडी के लेवल से भी यूक्रेन बहुत अच्छा, लेकिन वहाँ पे वार हुआ और बड़ी दिक्कत हो गई। बच्चे कुछ हमारे किर्गिस्तान गए, किर्गिस्तान में देखा वहाँ पिछले साल एक थोड़ा सा बहुत एक दिक्कत हो गई थी, 3-4 बच्चे एक्सपायर हो गए थे पाकिस्तान वाले। अभी हमारे बच्चे बांग्लादेश में बहुत सारे हैं, तो बांग्लादेश में दिक्कत हो गई। तो ऐसे में पेरेंट्स सोचता है कि हम ऐसी कंट्री में भेजें जहाँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो और हिंदुस्तान के जिसके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन। अब इसमें कजाकिस्तान जो है सबसे ऊपर है। वो क्यों है सबसे ऊपर? कजाकिस्तान वाहिद एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वीजा, टूरिस्ट वीजा जो है फ्री है। हमारा वीजा फ्री है, यानी कि आप कोई भी जैसे नेपाल हम जा सकते हैं, ऐसे जो टूरिस्ट वीजा है या विजिट वीजा है 14 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है। बड़ी बात जो है, कजाकिस्तान जो है वीजा फ्री कंट्री है, इसीलिए कजाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है। मेडिकल फील्ड में ड्रग्स बहुत है, और जब बच्चा घर से बाहर रह रहा है, पेरेंटिंग नहीं हो पा रही है, देखने वाला, सुनने वाला, कहने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में बच्चों की पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं हम? देखो, ये सबसे पहले तो ये तरबियत तो माँ बाप की होनी चाहिए, घर से तरबियत करके उनको इस तरह से उनको ये बात पहले सजेस्ट करके भेजें कि आप ऐसे कंट्री में जा रहे हैं। बहुत सारे मान लीजिए जैसे हमारे बच्चे रसिया जाते हैं, तो अभी जैसे मैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ तो इतना ड्रग्स का ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ ड्रग्स का कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ लेने में कोई परेशानी नहीं है, एल्कोहल्स वगैरह बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे में पहले सिचुएशन तो बनता है माँ बाप का कि माँ बाप उनकी ऐसी तरबियत करें, उनको ऐसे इस तरह से उनकी पेरेंटिंग करके भेजें, उनको समझाएं कि गलत क्या है, सही क्या है, क्यों आप वहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा है, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन यूनिवर्सिटियों को चलाने, हर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए वहाँ कोई ना कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्टर बैठा है। बिना इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चल रही। मालूम है, अपनी साउथ कजाकिस्तान की बात करूं तो वहाँ पे सत्यजीत सर बैठे हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे देखते हैं, पूरे 12 महीने होते हैं, वो हमारे बच्चों के क्या है, पेरेंट्स हैं। अब ये उसका फर्ज बनता है कि हमारा बच्चा अगर कोई गलत हरकत कर रहा, कोई कर रहा, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। एज ए माँ बाप वहाँ है, वो देखता है। मान लो कारागंदा यूनिवर्सिटी हमारी कजाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे दिनेश चौधरी बैठे हैं। अब ये दिनेश चौधरी का फर्ज बनता है कि मैं ये कैसे देखूँ। मान लो हमारे रॉयल मेट्रोपॉलिटन में यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान के अंदर, वहाँ नैन सिंह सर बैठे हैं। तो ये सब जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में ले रखा है, ये उनका फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की केयर करें, देख रेख करें। इधर माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो उनको पेरेंटिंग करके भेजे, बाद में उनको और उनसे फीडबैक लेते रहें। किससे? जो वहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर बेहतर। कॉन्ट्रैक्टर अकेले नहीं है, पूरी टीम होती है वहाँ, कम से कम 20-25 आदमी जो पूरे 12 महीने वहीं पे रहते हैं, जो खाने का, हॉस्टल का, मेडिकल इशूज़, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब देखते हैं। सारा काम उनके हाथ में होता है, ऐसा नहीं कि भाई भेज के ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चे। अच्छा, आपने बोला कि 4.5 साल की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए उसी कंट्री में, ठीक है, देन उस कंट्री के बाद आपको FMG देना पड़ता है? नहीं। अभी जब से 18 नवंबर 2021 से पहले MCI था, और अब 18 नवंबर 2021 के बाद NMC बन गया। NMC की अलग गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन हम कर रहे थे, बीच में अधूरी रह गई थी बात, तो इसीलिए मैं कह रहा था NMC क्या कहती है कि 54 महीने की तो स्टडी होनी चाहिए, और उसी कंट्री में आपका 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और उसी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। उस कंट्री का लाइसेंस भी जरूरी है। ये लाइसेंस उस कंट्री का, आप कजाकिस्तान में पढ़ रहे हैं तो कजाकिस्तान का लाइसेंस चाहिए, बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं तो बांग्लादेश का लाइसेंस चाहिए, और किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं तो किर्गिस्तान का लाइसेंस चाहिए। ये जरूरी है। इसके बाद क्या है, जब MCI थी तो यहाँ आके बच्चा है डायरेक्ट आके FMG का एग्जाम देता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। लेकिन जब से NMC बनी है, जब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। NMC ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है कि आपको 1 साल तो वहाँ इंटर्नशिप करनी है, और उसके बाद यहाँ आके आपको FMG का एग्जाम देना है, और जब आप FMG का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, फिर हिंदुस्तान में भी आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो ये तो 7 साल हो गए। बिल्कुल। आपका
5.5 साल का MBBS, 1 साल का इंटर्नशिप 6.5 साल और 1 साल का यहाँ 4.5 साल की स्टडी 54 महीने की, 1 साल का इंटर्नशिप 5.5 साल, 1 साल का इंडिया में इंटर्नशिप 6.5 साल, 6.5 से 7 के दरमियान ही आपका टोटल बैठेगा। अच्छा, जो FMG का एग्जाम निकलता है, आप तो इन बच्चों का टच में होते हैं, तो मोस्टली किन बच्चों का एग्जाम निकलता है? कई बच्चों को देखा है कई 4-4, 5-5 साल तक नहीं निकल पाता, तो कैसे वो पढ़ाई करें और किन बच्चों का निकलता है, इस बारे में थोड़ा। सलमान भाई, जो बच्चे वहाँ से MBBS करके आ गए हैं, कहाँ से, एब्रोड से, और यहाँ FMG के एग्जाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सिर्फ एक ही वो है, क्या उनके लिए की एडवाइस है मेरी, बच्चे क्या करते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस, डर्मेटोलॉजी है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमारे जो छोटे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, डर्मो है, पीडिया है, ये छोटे जो कोर्सेज है उनको नहीं पढ़ते। मैं उनसे ये कहता हूँ कि पूरे 19 सब्जेक्ट जो है आपको पूरे के पूरे आपको पढ़ने हैं, किसी भी सब्जेक्ट को छोटा या बड़ा मत समझो। हमारे बच्चे क्या है, मेडिसिन को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनाटॉमी को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, डर्मो छोटे मोटे जो छोटे वो हैं उनको छोड़ देते हैं, और एक प्रॉपर जो गाइडलाइन आपको लेनी है, कोचिंग, वो जरूरी है। जैसे डैम्स है दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा है, सुमित सूरी सर है, उनसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, वो आपको पता, उनका बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज है, लगभग 80% से ऊपर उनके बच्चे पास होते हैं। तो ऐसे जो अच्छे कोचिंग्स हैं उनसे भी आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो हैं। ये कोचिंग कितने में मिल जाती है इसकी FMG की? FMG कोचिंग 50 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक मिल जाती है, पूरा कोर्सेज आपको मिल जाता है, आसानी से नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। ये ज़्यादा इतना 50,000 से लेकर 1.5 लाख, वो आपने बोला 50 लाख, नहीं 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक आपको ये मिल जाती है। अच्छा, अच्छे से। और हम क्या काम करते हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट भी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी मान लो, जिस यूनिवर्सिटी मैंने कांटेक्ट कर रखा है, उस यूनिवर्सिटी में क्या है, हम लोगों ने डैम्स कोचिंग उसके साथ टाई अप कर रखा है। अगर हमारा बच्चा उसी कोचिंग में लेता है तो उसको फिर विशेष रियायत भी मिलती है, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने उनके साथ में तैयारी की है और इंडिया में आके वो उनसे ही तैयारी करवा रहे हैं। तो ऐसे भी थोड़ा फायदा हो जाता है कि कोशिश करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ कर रहे हैं, वहाँ जिसके साथ टाई अप है, अगर उसी कोचिंग में आप जाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा आपको फायदा हो जाएगा इकोनॉमिकली। तो सर, अगर किसी को आपसे हेल्प चाहिए तो ये आप हेल्प करने के लोगों का जो कंसल्टेशन चार्ज होते हैं, ये चार्ज करते हो या फिर एज ए लोगों का? देखो, ये ऑन कैमरा बात हो रही है, इसमें झूठ वाली कोई बात चल नहीं सकती। ऐसा है, क्या होता है कि जो हम कुछ बच्चों को वहाँ देते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं मेवात के किसी बच्चे से कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लेता, हमें इंसेंटिव मिलता है यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हमें यूनिवर्सिटी से इंसेंटिव मिलता है, इसीलिए हम मेवात के बच्चों से बिल्कुल कंसल्टेंसी नहीं लेते। हाँ, अदर दिन मेवात का बच्चा आता है तो जैसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे उज्जैन के हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चे, हमारे पास राजस्थान के बहुत सारे बच्चे, उनसे हम जो मुनासिब कंसल्टेंसी होती है वो कई बार ले लेते हैं। आपसे बिल्कुल झूठ बोले, लेकिन मेवात के किसी बच्चे से अभी तक हमने कंसल्टेंसी नहीं ली है और इंशाल्लाह इरादा नहीं भी लेंगे। और जो भी हमसे हो सकेगा, जितना वहाँ का बजट है, उसमें जो भी स्पेशल डिस्काउंट की बात होती है वो कोशिश करेंगे। या आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऑफिस है अपने फिरोजपुर झिरका में, गुड़ मंडी के अंदर, नवाज गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी सेंटर जो हमारा है, यहाँ पे आ सकते हैं। मेरा नंबर भी है 9813851139, 98 138 51 139। अगर कोई कहीं से भी जाना चाहता है, हमसे राय मशवरा लेना चाहता है, तो इंशाल्लाह हम 24 घंटे 7 दिन आपकी मदद के लिए तैयार हैं। वरन MBBS ही नहीं, अगर आप LLM करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, या BTech करने जाना चाहते हैं, या BCom करना चाहते हैं एब्रॉड से, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे। या फिर इंडिया में आप जामिया मिलिया इस्लामी की तैयारी कैसे करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, या 12th के बाद कौन से, आर्ट्स में कौन से कोर्सेज हैं, या कॉमर्स के बाद कौन से कोर्सेज हैं, या मेडिकल में MBBS के अलावा कौन कौन सा फील्ड है, जिसमें आपको बता रहा था। अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी ऐसे ही अन्य फील्ड के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सर से मुतालिक आपको फर्दर जानकारी चाहिए या फिर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हम भी कराने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इन पर्सन मिलना चाहो तो सरफराज सर ने आप अपना एड्रेस और नंबर दोनों दिए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।